हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक्स है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें हम लोग नेक्स्ट अम्ल, क्षार और लवण का डिफिनीशन पढ़े हुए थे। अम्ल के बारे में पढ़े हुए थे कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, जिसे जल में घुलाने पर H+ आयन में टूट जाता है तथा वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। फिर हम लोग क्षारक के बारे में, बेस के बारे में पढ़े हुए थे कि क्षारक, जिसे हम भस्म भी कहते हैं, बेसेस, वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है, तीखा होता है, जिसे हम बीटर कहते हैं। दूसरा कि जिसे जल में घुलाया जाए तो OH- आयन में टूट जाता हो, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता हो, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता हो, उसे हम क्षारक, बेसेस कहते हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग पढ़े हुए थे। अब इसके आगे हम देखते हैं अम्ल जो होता है वो लगभग उसको हम, या क्षार जो होता है उसे हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। कितने कैटेगरी में? दो कैटेगरी में। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अम्ल जो होता है वो 3 टाइप में पाया जाता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था में। नहीं, आज हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के आधार पर अम्ल को और क्षारक को 2 पार्ट में हम लोग बांटेंगे। अम्ल जो होता है, कुछ अम्ल जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और कुछ अम्ल जो होते हैं वो दुर्बल होते हैं, मतलब वीक होते हैं। उसी तरह से क्षार जो होते हैं, जो बेसेस होते हैं, वो कुछ जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं, जिसे हम प्रबल कहते हैं, और कुछ क्षार जो होता है वीक होता है, मतलब दुर्बल होता है। तो यहाँ पर हम अम्ल एवं क्षार की प्रवरता, प्रबल अम्ल, तो जो अम्ल खनिज से प्राप्त किया जाता है, खनिज का मतलब भू प्रॉपर्टी से, खदान वगैरह जो होता है कि खनिज वगैरह जो हम लोग निकालते हैं, तो वहां से जो हमें अम्ल प्राप्त होता है, तो वहां से हमें अम्ल जो प्राप्त होता है वो सभी अम्ल जो होता है वो प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग का मतलब कि बहुत डेंजर होता है। यदि उसे हम कहीं हमारे बॉडी से टच कर जाए वो, तो बहुत नुकसान पहुंचाता है वो। तो इस तरह से खनिज अम्ल जो होते हैं, जो खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं, नहीं तो वो बहुत प्रबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, डेंजरस होते हैं। तो जो प्रबल अम्ल होते हैं वो लगभग 3 टाइप के होते हैं, HCl, HNO3 और H2SO4, हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल और ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl, HNO3 और H2SO4। तो ये हो गया आपका प्रबल अम्ल। अब आपसे कोई पूछे कि एक प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग अम्ल के बारे में बताओ, याद हो गया कि तीनों में से कोई ये क्या करेंगे, बता देंगे। HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है और HNO3 भी हो सकता है। अब बात आता है दुर्बल अम्ल, मतलब इस दुर्बल अम्ल मतलब वीक एसिड। तो वीक एसिड में ये सब आ जाएगा, फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। जो हम लोग खाते हैं, नहीं जैसे दही, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब उस अम्ल को हम खाते हैं तो कोई नुकसान तो नहीं करता है, नहीं। तो कुछ अम्ल जो होते हैं वो दुर्बल होते हैं, जिसे हम आराम से खाते हैं, नहीं यूज करते हैं, तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, जिसे हम दुर्बल अम्ल कहेंगे। तो दुर्बल अम्ल के श्रेणी में ये 3 अम्ल को छांट दीजिएगा, बाकी ये सब क्या चीज है, ये दुर्बल अम्ल है। क्या चीज है, दुर्बल अम्ल है। अब हम बात करते हैं उसी तरह से बेसेस भी जो होते हैं, क्षारक भी होते हैं, वो कुछ प्रबल होते हैं और कुछ क्या होते हैं, दुर्बल होते हैं। तो प्रबल में आ जाएगा NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ये भी यदि प्योर हो, प्योर मीन्स अभी हम बता रहे हैं, और ये हो जाएगा दुर्बल NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस,
MgOH का होल ट्वाइस, NH4OH CaOH का होल ट्वाइस MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। नहीं, ये हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम भुजा हुआ चूना कहते हैं। नहीं, तो जो चूना जो होता है जो यूज किया जाता है वो क्या होता है, क्षार होता है। क्या होता है, क्षार होता है। उसी तरह से ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये हो जाएगा, आपको याद कीजिए कि मैग्नीशियम के फीता को हम लोग जलाए थे तो श्वेत चूर्ण बना था। नहीं, प्रैक्टिकली इसको हम लोग करके देखे थे। और उसके बाद से उसे जल में मिला देने से ये MgOH का होल ट्वाइस बना था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जो क्षार होता है, बेसिस होता है। और यही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है अपच की स्थिति में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको हम स्ट्रॉन्ग क्यों बोलते हैं, कोई एसिड स्ट्रॉन्ग क्यों हो जाता है और कोई वीक क्यों हो जाता है, दुर्बल क्यों हो जाता है। तो ये निर्भर करता है, जब अम्ल को हम जल में घुलाते हैं तो आर्हेनियस के हिसाब से क्या होता है, किसी एसिड को हम जल में घुलाते हैं, जल में डालते हैं तो क्या होता है, वहां पर H प्लस आयन में टूट जाता है, H प्लस आयन में टूट जाता है। मान लो कि अपने पास ये कंटेनर हो गया, इसमें पहले से जल है, पहले से क्या चीज है, इसके अंदर ये पहले से ये जल है आपका। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि HCl के कुछ बूंद डालते हैं। हालांकि HCl जो होता है ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसको जब हम डालेंगे यहाँ पर HCl को जब डालेंगे तो ये पानी के अंदर आएगा। तो मान लो हमने क्या किया कि इसके अंदर एक बूंद डाला, बड़ा से एक बूंद डाला। तो क्योंकि ये कंपाउंड है, कौन सी है, कंपाउंड है। नहीं, अब यहाँ पर देखो, जब एक बूंद हमने इसका यहाँ पर एक बूंद डाला तो इस एक बूंद से यदि एक कण हम निकालते, ये भी तो कणों से मिलकर के बना होगा, तो इसका एक कण हम निकालेंगे तो एक कण HCl होगा। तो एक बूंद में HCl के कितने कण होंगे, जिसे हम अणु या मोलकुल कहते हैं, अनगिनत होंगे। आपको पता है कि कोई भी चीजें जो है, जो मैटर है, नहीं, मैटर का मतलब जो जगह घेरता हो, जिसका कुछ आयतन वॉल्यूम हो, वो सब क्या चीज है, मैटर है। और मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, जिसे हम परमाणु या अणु कहते हैं, एटम्स या मोलकुल्स उसको कहते हैं। तो कोई भी कंपाउंड होता है, कंपाउंड का मतलब दो तत्व मिलकर के, जैसे इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ये दो तत्व मिलकर के HCl बना है। नहीं, तो ये कंपाउंड हो गया। क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। तो ये कंपाउंड जो हो गया क्योंकि दो तत्वों को मिलने से बना है। नहीं, तो इसके जो छोटे कण होंगे ना, उसको हम लोग बोलते हैं मोलकुल। तो कंपाउंड के, यौगिक के जो छोटे कण होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मोलकुल बोलते हैं, अणु बोलते हैं उसको। तो इस HCl के एक बूंद से एक कण, ये भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होगा, तो सबसे छोटा कण को क्या कहेंगे, अणु। क्या कहेंगे, अणु, मोलकुल कहेंगे। तो इसमें से एक कण हम निकालेंगे तो हाथ में हमारे क्या आएगा, एक मोलकुल से आएगा। क्या आएगा, एक मोलकुल से आएगा। इस तरह का एक मोलकुल से आएगा। नहीं, ये एक बूंद हो गया, इसमें से एक छोटा चीज निकालेंगे तो ये क्या आएगा, मोलकुल से आएगा, इस तरह का। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है, एक HCl आएगा तो हम पानी के अंदर जब हम इसको डालेंगे, ये जितने मोलकुल्स हैं सब पानी के अंदर, मतलब जितने कण है, जितने कणों से, मान लो 100 कण, इस बूंद के अंदर कितने कण है, 100, मतलब HCl के 100 मोलकुल्स हैं। नहीं, कितने, 100। अब यहाँ पर जब हम पानी में इसको डालेंगे तो यदि ये एसिड है तो इसमें से H प्लस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे मान लो ये आपका हो गया क्लोरीन, ये हो गया आपका, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया क्लोरीन।
दोनों मिल करके एक कंपाउंड बन गया, मतलब दोनों के बीच एक आकर्षण बल काम कर रहा है। नहीं, अब ये हो गया आपका HCl, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसको जब हम जल के अंदर डालेंगे तो ये क्या होगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। नहीं, तो एक बूंद में इस तरह से कितने कण हैं, अनगिनत। अब पानी में जब इसको हम डालेंगे तो इसमें से हाइड्रोजन ये अलग हो जाएगा, क्लोरीन क्या हो जाएगा, इस पे आ जाएगा प्लस, इस पे क्या आ जाएगा माइनस। अब मान लो कि इसके अंदर हमने कल्पना किया है कि इस बूंद में 100 इस तरह से 100 जो है ना, इस तरह के 100 ठोक कण है, मोलकुल्स है। तो यदि तो पानी के अंदर डालेंगे तो इसमें से H अलग होगा, तो 100 कण का जो H है ना, इसमें यदि अलग हो जाए, मतलब जितने हम HCl डाले हैं उसमें से वो सभी H प्लस आयन में टूट जाए, तो वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। तो कोई एसिड स्ट्रॉन्ग कब होता है कि जब जब हम उस एसिड के कुछ बूंद उसके अंदर डालते हैं या एसिड डालते हैं, तो जितने भी वो H प्लस, वो टोटल के टोटल कण जो H प्लस आयन में टूट जाए, सब का सब, कुछ हो सकता है कि बाकी रहे नहीं, लेकिन जितने झुंड में HCl हम डाल रहे हैं, मतलब ये HNO3 हो सकता है, कुछ भी एसिड हो सकता है, लेकिन जब पानी में डालेंगे तो इसमें से H प्लस आयन अलग होगा, तो सभी अणुओं में से H प्लस आयन निकल जाए, मतलब जितने अणु है सब H प्लस आयन में टूट जाए, तब हम कहेंगे कौन सी है, स्ट्रॉन्ग है। नहीं, अब मान लो कि इसमें हम कुछ एसिड ले रहे हैं, कुछ एसिड ले रहे हैं, जैसे मान लो पानी हो गया, कौन सी हो गया, ये पानी हो गया, इसमें हम डाल रहे हैं फॉर्मिक अम्ल, या इसमें हम डाल HCOOH, फॉर्मिक एसिड हो गया, ये मेथानोइक एसिड जो बिच्छू के डंक में होता है। अच्छा, इसको डालेंगे तो क्या है, देखो तो अब ये H हो गया, अब बाकी ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉरी मतलब ये अलग हो जाएगा, यहाँ से ये वाला चीज क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो मान लो इसी तरह से हमने 50 कण इसका हमने इसके अंदर डाला, इस तरह से कितना कण डाला, 50 कण डाला इस तरह से। अब इधर वाला पार्ट्स हो गया ये वाला हो गया, ये हो गया H। अब इसके अंदर 50 इस तरह से अणु को हम डाल रहे हैं, और आधा अणु से ही ये H प्लस निकलता है, अब बाकी तो झुंड के रूप में रह जाता है। तो इस स्थिति में ये कहलाएगा दुर्बल, क्या कहलाएगा, अब टोटल अणु से H प्लस आयन अलग हो जाता, तब क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग। आधा टूटे, मतलब आधा में से H प्लस आयन बाहर हो जाए, बाकी सब ऐसे कैसे झुंड में रहे, अणु के रूप में रहे, तब क्या कहेंगे, उसको दुर्बल। तो कोई अम्ल स्ट्रॉन्ग कब होता है, जब उसके अणु टोटल का टोटल अणु H प्लस आयन में क्या हो जाए, H प्लस आयन में टूट जाए, तो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा। कुछ अणु H प्लस आयन में टूटे, कुछ में नहीं टूटे, तब क्या होगा, वो वीक होगा, दुर्बल होगा। उसी तरह से अपना ये बेसेस जो है ना, ये वाला कुछ प्रबल होते हैं, कुछ क्षार होते हैं। तो उसी तरह से मान लो कि अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, उसके कुछ कण हम 10-12 मान लो 15-20 कण उसके अंदर डाल रहे हैं, तो OH माइनस आयन में टूटेगा वो। तो यदि टोटल के टोटल अणु जो है OH माइनस आयन में टूट गया, तब स्ट्रॉन्ग, और नहीं टूटेगा तो वीक हो जाएगा। तो कब स्ट्रॉन्ग कहते हैं और कब वीक कहते हैं, रीजन समझ में आया। यदि एसिड है तो जितने भी उसके अंदर अणु है एसिड का सब यदि H प्लस आयन में लगभग लगभग टूट जाए, अलग हो जाए, तो स्ट्रॉन्ग होगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। उसी तरह से बेसिस में भी है, यदि टोटल का टोटल OH माइनस में टूट जाए तो स्ट्रॉन्ग होगा, और नहीं तो क्या होगा, वीक होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं, सूचक, इंडिकेटर, क्या चीज, सूचक। अब समस्या आया था नहीं, कि हमने क्या बोला था, गुरुजी बतला रहे थे कि हाँ एसिड होगा तो जल में घुलाने से H प्लस आयन में टूट जाएगा, नहीं उसके अलावा फिर हमने तो बात किया था कि भाई तो हमारे पास जल है, एसिड को डाल है तो H प्लस आयन पे टूटेगा तो थोड़े ना दिखेगा हमको, तो गुरुजी को दूसरा विकल्प बताइए। तो गुरुजी क्या बताए थे, सूचक के रूप में हल्दी वगैरह के बारे में बताए थे, नहीं
तो अब देखो यहाँ पर हल्दी लेते हैं, नहीं तो हल्दी में क्या होता है कि हल्दी का कुछ पाउडर लेते हैं। अब एक कंटेनर लेते हैं, इसमें एक में एसिड रख देते हैं, दूसरे में क्या रख देते हैं, क्षार, और हल्दी का कुछ पाउडर डालते हैं, नहीं या एसिड हल्दी के ऊपर डालते हैं, तो हल्दी का कलर यदि नहीं बदले तो वो एसिड होगा। अब बदल गया तो क्या होगा, बेस होगा, क्षार होगा, नहीं तो यदि लाल भूरा हो जाएगा तो क्या होगा, क्षार होगा, और यदि रंग नहीं बदलेगा तो क्या होगा, एसिड होगा। तो हल्दी क्या कर रहा है, अपने रंग में परिवर्तन करके हमें अम्ल और क्षार के बारे में बतला रहा है, नहीं तो ये हल्दी क्या है, एक सूचक कह सकते हैं, नहीं जैसे बाइक चलाया जाता है तो इंडिकेटर होता है, लेफ्ट साइड के जलाएंगे तो सामने वाला पीछे वाला समझ जाएगा कि सामने वाले भाई को लेफ्ट साइड में मुड़ना है, नहीं तो क्या करता है, इंडिकेटर बताता है, क्या बताता है कि सामने वाले को किस डायरेक्शन में जाना है, नहीं उस हिसाब से पीछे वाला अपना सतर्क हो जाता है, जहां बच्चों इस डायरेक्शन में इसको जाना है। उसी तरह से ये हल्दी भी तो काम कर रहा है, हमें क्या कर रहा है, बता रहा है, क्या करके, अपने रंग में परिवर्तन करके। इसका मतलब उसको भी, इसको क्या कहेंगे, सूचक, नहीं क्या कहेंगे, सूचक। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, प्याज, नहीं तो प्याज को क्या करते हैं, जैसे मान लो कि अम्ल लिए हैं और क्षार लिए हैं, अपने पास दो बोतल है, क्या चीज है, दो बोतल इस तरह का, एक में हम ले लेते हैं अम्ल, एक में क्या ले लेते हैं, क्षार, अम्ल और क्षार। अब हम क्या करते हैं कि प्याज पर, अब प्याज का एक टुकड़ा पर ये अम्ल डालते हैं और दूसरा टुकड़ा पे क्या डालते हैं, क्षार डालते हैं, ठीक है। तो अम्ल डालेंगे तो प्याज में एक विशेष प्रकार का गंध होता है, तो अम्ल पर यदि इसको हम गिराएंगे तो उसका गंध नहीं जाएगा, जैसा था वैसे ही रहेगा। लेकिन जैसे ही क्षार गिराएंगे उसका गंध क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसका गंध क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब कि इसको भी हम सूचक कह सकते हैं। लेकिन ये क्या कर रहा है, पहला वाला क्या कर रहा था, अपने रंग में परिवर्तन करके हमको बतला रहा था, और ये क्या कर रहा है, अपने गंध में परिवर्तन करके हमें बतला रहा है, नहीं तो इससे स्पष्ट होता है कि सूचक जो होता है वो दो टाइप का हम बांट सकते हैं, एक हो गया रंगीय सूचक और एक हो गया गंधीय सूचक। तो पहले तो सूचक का डिफिनीशन हम दे देते हैं, नहीं सूचक क्या है, तो सूचक एक ऐसा पदार्थ है, सूचक एक ऐसा मैटर है जो अपने रंग में या गंध में परिवर्तन करके हमें बताता है कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। नहीं सूचक का क्या काम है, तो या तो अपने रंग में परिवर्तन करके या गंध में परिवर्तन करके हमें बताता है कि कौन अम्ल है और कौन क्या चीज है, क्षार है। तो उसे हम क्या कहेंगे, सूचक। तो सूचक कितने टाइप का, दो टाइप का, एक रंगीय सूचक और एक गंधीय सूचक। दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक रंगीय सूचक और दूसरा गंधीय सूचक। सूचक का डिफिनीशन याद हो गया, वह पदार्थ जो अपने रंग में परिवर्तन करके अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी दे, क्या कहलाता है, सूचक कहलाता है। वह पदार्थ जो अपने रंग में या गंध में परिवर्तन करके हमें अम्ल या क्षार के बारे में सूचना देता है, सूचित करता है, बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। तो याद हो गया, क्या दिक्कत इसमें, एक पिक्चर आप बैठा हो, जो चीजें आप समझते हो ना, कैसे आप लोगों को बार बार हम बताते हैं। जैसे मान लो कि हम बात करते हैं हाथी, तो हाथी का टोटल प्रॉपर्टी आपके अंदर आ गया, कैसे आ गया, क्योंकि हाथी का पिक्चर आप पहले से बैठा करके रखे हैं। जैसे हाथी कहेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कुत्ता के आकार का, नहीं वहाँ बड़ा सा विशालकाय जानवर, नहीं उसके मोटे मोटे चार पैर होते हैं, सूंड होते हैं, वो चीज आपके अंदर आएगा। तो क्यों आ गया, फिर उसका प्रॉपर्टी आ जाएगा, फटाफट आएगा, अरे जाएंगे तो मार देगा, भारी यहाँ है कि नहीं, इसे कर देगा, वैसे करेगा, आपके अंदर डर आ जाएगा, नहीं ना हाथी के पास नहीं जाना हमको, आए कि नहीं आएगा। क्यों ऐसा आया, क्योंकि आपने उसका पिक्चर पहले से बैठा करके रखा, चीजें क्लियर हो गया। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, सूचक क्या आता है, आपके अंदर एक पिक्चर आना चाहिए। जब पिक्चर, क्या पिक्चर, जैसे प्याज का उदाहरण हमने दिया, हल्दी का उदाहरण दिया, तो इस तरह की चीजें आपके दिमाग में आना चाहिए। तो चलिए कुछ और सूचक है जो लैब में हम लोग यूज करते हैं, नहीं जो लैब में हम लोग यूज करते हैं। सूचक का मतलब समझ में आ गया। तो चल देखिए,
सूचक जो होता है दो टाइप, एक हो गया रंगीय सूचक और दूसरा हो गया गंधीय सूचक। जो सूचक अपने रंग में परिवर्तन करके हमें अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी दे, रंगीय सूचक। और जो सूचक गंध में परिवर्तन करके हमें बताए कि कौन अम्ल है, कौन क्या चीज है, क्षार है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गंधीय सूचक। तो देखते हैं रंगीय सूचक में कौन करना जाएगा। अब रंगीय सूचक में एक नेचुरल होता है और एक हम लोग बनाए हैं, हम लोग बनाए हैं। एक होता है जिसको नेचर ने बनाया है और एक हो गया मैन मेड, जिसे हम लोगों ने बनाया है। तो इस तरह से रंगीय सूचक दो टाइप है, एक नेचुरल प्राकृतिक और एक हो जाएगा कृत्रिम, जिसे संश्लेषित करते हैं, मैन मेड आर्टिफिशियल। याद हो गया। तो रंगीय सूचक कितने टाइप का, दो, एक नेचुरल और एक हो जाएगा संश्लेषित। तो एग्जाम में आप लोगों का आता है, ऑप्शन में दे देगा, कहेगा इसमें कौन संश्लेषित है, मैन मेड है, तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो प्राकृतिक नेचुरल में आ जाएगा लिटमस पत्र, दूसरा आ जाएगा हल्दी, पेटूनिया, हाइड्रेंजिया इत्यादि और भी सारा ये सब आ जाएगा। लाल गोभी का लाल पत्ता नहीं, लाल जो गोभी होता है लाल पत्ता वाला वो भी आ जाएगा, आपका चुकंदर होता है वो भी आपका आ जाएगा। नहीं, ये सब हो गया नेचुरल। क्या हो गया, नेचुरल। ये हो गया संश्लेषित। मेथाइल या मेथिल ऑरेंज भी कहा जाता है, इसमें कहीं कहीं किसी बुक्स में मेथिल या मेथाइल ऑरेंज। ये हो गया फेनोल्फथैलीन। क्या हो गया, फेनोल। तो जनरली हम लोग जो यूज करते हैं लैब में वो या तो ये लिटमस पत्र होता है या ये वाला चीज होता है, ये दोनों होता है, ये वाला होता है, ये वाला होता है लिटमस पत्र, और नहीं तो मेथाइल ऑरेंज। तो लिटमस पत्र जो होता है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए ये जो चीजें हैं ये लिटमस पत्र हो गया, ये क्या हो गया, लिटमस पत्र हो गया। अभी हम बताएंगे कैसे चेक किया जाता है, नहीं कैसे बनाया जाता है। ये देखिए ये लाल कलर का है कि नहीं। ये कौन सी है, ब्लू कलर का। ये पेपर है, कौन सी है, पेपर है। उसी तरह से उसी तरह से आपका ये देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया फिनोल्फथैलीन। किस कलर का है, कलरलेस है। फिनोल्फथैलीन क्या है, देखिए यहाँ पर रंगहीन, कलरलेस है। ये मेथाइल ऑरेंज नारंगी कलर का है, देखिए किस कलर का है, नारंगी कलर का है। तो कलर याद हो गया, ये भी एग्जाम पूछता है। ये हो गया फेनोल्फथैलीन, फेनोल्फथैलीन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है फिनोल्फथैलीन। ये हो गया रंगीन, रंगहीन सॉरी क्या चीज, कलरलेस है। ये है मेथिल ऑरेंज या मेथाइल ऑरेंज, ये है देखिए किस कलर का है, अरे नाम ही है इसका ऑरेंज, ऑरेंज का होता है नारंगी, नारंगी कलर का होता है। इसका कलर याद करना है, नाम याद हो गया कलर याद हो जाएगा। इसका ऑपोजिट ये होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, मतलब ये रंगीन हो गया। ये हो गया आपका क्या चीज, फिनोल्फथैलीन। ये हो गया मेथिल ऑरेंज या मिथाइल ऑरेंज। और मिठाई याद रहेगा, अब तो बस मिठाई बोलना ना खाली। हाँ ये हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज, ये क्या हो जाएगा, फिनोल्फथैलीन। नहीं पानी की तरह मतलब कलरलेस है, लेकिन इसका प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे आगे क्या प्रॉपर्टीज होता है इसका। ठीक है, अब हम पहले बात कर लेते हैं, पहले हम बात करते हैं लिटमस पत्र तैयार कैसे किया जाता है। ये लिटमस पत्र अधिकतर हम लोग लैब वगैरह में जांचने के लिए कि मान लो कि अपने पास दो बोतल है, दोनों में एसिड है, एक में एसिड है एक में बेस है, स्ट्रॉन्ग है, तो स्वाद से तो चख नहीं सकते हैं, तो कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम लिटमस पत्र भी से भी क्या कर सकते हैं, जांच सकते हैं। तो चलो देखते हैं पहले लिटमस पत्र होता क्या है। लिटमस पत्र जो होता है ना, एक पौधे का समूह होता है थैलोफाइटा। क्या चीज, थैलोफाइटा एक समूह है पौधों का। अब वो किस तरह का समूह है, तो कुछ पौधे वैसे होते हैं जिसमें जड़ नहीं होता है, तना नहीं होता है, पत्तियां नहीं होती है।
कुछ पौधे वैसे होते हैं जिसमें जड़ नहीं होता है, तना नहीं होता है, डाल नहीं होता है और उसमें पत्तियां नहीं होती है। तो उस तरह के पौधे के जो होते हैं, तो बहुत सारे पौधे होते हैं, तो उनके समूह को, उस ग्रुप का नाम होता है थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा किसी पार्टिकुलर पौधा का नाम नहीं है। जैसे मान लो एक पौधा हमने सलाया कहीं से, है कि नहीं, वो रेड कलर में है, किस कलर में है, लेकिन उसमें न तो जड़ है, न तो तना है, न तो पत्ता है, तो इसको हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया। एक दूसरे जगह से लाया, शैवाल ला दिया, नहीं, किस कलर का होता है वो, हाँ, तो उसको लाया, उसमें भी ना जड़ होता है, ना पत्ता होता है, ना तना होता है, नहीं, तो इसमें जड़ तना पत्ता नहीं, दूसरा पहला लाया तो उसमें जड़ तना पत्ता नहीं, नहीं, अब पौधा तो अलग अलग है, नहीं, तो हम सभी को इकट्ठा कर देंगे, बोलेंगे भाई एक ग्रुप का नाम दे देते हैं। क्या देते हैं, जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो किसी क्रिकेट टीम का नाम आप लोग रखते हैं, चलो ब्लू टीम है, ये रेड टीम है, ये फलाना टीम है, नाम रखते हैं ना, तो टीम है ना, वो किसी पार्टिकुलर खिलाड़ी का नाम थोड़े है, वो टीम का नाम है। उसी तरह से पौधे के समूह का नाम है थैलोफाइटा। तो किस तरह के समूह को हम लोग कहेंगे थैलोफाइटा? थैलोफाइटा मीन्स पौधों का वैसा समूह जिसमें पौधों का न तो जड़ होता है, न तो तना होता है और न तो पत्तियां होती है। इस तरह के पौधों के समूह को हम लोग कहते हैं थैलोफाइटा। जैसे शैवाल हो गया, क्या हो गया, शैवाल थैलोफाइटा समूह का है, उसमें जड़ होता है। काई, काई देखे हो ना, काई नहीं देखे हो, घर पे चापाकल या नदी के किनारे वगैरह जाते होइएगा, है कि नहीं, तो काई वाई मतलब हरे रंग का होता है, नहीं होता है, तो भी क्या होता है, उसमें भी जड़ तना नहीं होता है, तो इसका मतलब वो भी कौन सी है, थैलोफाइटा समूह का। अच्छा उसको छोड़ो, मशरूम देखे हो, मशरूम कुकुरमुत्ता कवक श्रेणी का है, नहीं, तो देखो उसमें भी जड़ नहीं होता है और पत्ता होता है उसमें नहीं होता है, तो वो भी आपका थैलोफाइटा समूह का हो गया। इसी तरह से एक और पौधा आता है जिसको हम कहते हैं लाइकेन या लीचेन। थैलोफाइटा समूह का एक पौधा होता है जिसका नाम है लाइकेन या लीचेन। दोनों वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है हिंदी में, स्पेलिंग एक ही होता है। तो थैलोफाइटा समूह का एक पौधा का नाम आप याद रखिएगा, जिस पौधे का नाम है लाइकेन या लीचेन, लाइकेन या लीचेन। जो यहाँ पर हम लिख दिए, नहीं, सवाल हो गया, कवक हो गया, लाइकेन, लीचेन, ये सब थैलोफाइटा समूह का हो गया। तो हमें इस पौधे से मतलब है, स्पेलिंग एक ही है, अब इसी को कोई लाइकेन कहेगा, कोई लीचेन कहेगा, नहीं, तो आपके बुक्स में हो सकता है दोनों में से कोई एक नाम हो, तो इसको याद रखिए, लाइकेन या लीचेन। अब ये पौधा जो होता है पेड़ों वगैरह पर, पेड़ का जो डाल होता है कि नहीं, तो उसी पर ऐसे ऐसे ग्रीन कलर का, हरा कलर का आ जाता है, हरा कलर का आ जाता है। तो इस पौधे से क्या किया जाता है, उसके अर्क को निकाल दिया जाता है। अर्क समझते हो ना, उसके निचोड़ करके उसे रस निकाल लिया जाता है। थैलोफाइटा समूह का एक पौधा होता है जिसका नाम है लाइकेन या लीचेन, उससे अर्क निकाल लिया जाता है। अर्क मीन्स उसको निचोड़ करके, नहीं, और उससे रस क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है। नहीं गुस्सा होते हो, कहते हो अरे अभी तुमको निचोड़ करके रस निकाल देंगे, झगड़ा झंझट करते हो तो बोलते हो ना, हाँ, हाँ, खास करके लड़की लोग तो जरूर बोलता है, हाँ, निचोड़ करके रस निकाल देंगे तुम्हारा। तो वैसे ही इसको पौधे को निचोड़ करके, है कि नहीं, और उसका अर्क निकाल दिया जाता है। और वो अर्क जो होता है ना, वो अर्क होता है, देखिए यहाँ पर किस कलर का, कहाँ गया जी आपका, बैगनी कलर का होता है। जो निचोड़ करके जो रस हम निकालेंगे, वो रस किस कलर का होता है, बैगनी रंग का होता है। किस रंग का, बैगनी रंग का होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि लाइकेन पौधा या लीचेन पौधा का अर्क जो होता है वो किस कलर का होता है, बैगनी रंग का होता है, बैगनी कलर का होता है। ये उदासीन होता है। उदासीन का मतलब होता है
जैसे अम्ल और क्षार दोनों को मिलाने पर लवण और जल बनता है, तो ये साल्ट हो गया। मतलब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं ना, तो क्या बन जाता है वो लवण। और लवण जो होता है उसके अंदर वो ये दोनों जो है ना एक दूसरे के प्रॉपर्टीज को खत्म कर देते हैं। अम्ल और क्षार को जो मिलाते हैं, ये दोनों एक दूसरे को प्रॉपर्टीज को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और एक नया चीज बना लेते हैं जिसको हम साल्ट बोलते हैं या लवण बोलते हैं उसको। और जल भी बन जाता है। क्या बन जाता है, जल। तो आपसे कोई पूछे कि लवण कैसे बनता है, साल्ट कैसे बनता है, तो अम्ल और क्षार को मिलाने से बनता है। अम्ल और क्षार को मिलाने से क्या बनता है, लवण, साल्ट। तो साल्ट के बारे में आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, बहुत सारा साल्ट के बारे में हमें पढ़ना है नहीं, तो वहां पर हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो थैलाफाइटा समूह का एक पौधा होता है जिसका नाम कौन सी है, लाइकेन या लीचेन। लाइकेन और लीचेन का अर्क निकालते हैं जो किस कलर का होता है, बैंगनी। और ये उदासीन होता है, मतलब ये न तो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है और न तो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अब हमारे पास आ गया बैंगनी कलर का, बैंगनी कलर का अर्क आ गया। क्या आ गया, आ गया। अब हम क्या करते हैं इसमें, आप ध्यान से देखो। अपने पास दो अपने पास दो पेपर लेंगे। अब क्या लेंगे, दो पेपर लेंगे। क्या लेंगे, दो पेपर। इस तरह का दो पेपर हम लेंगे। इस तरह का पेपर नहीं, इस तरह का दो पेपर हम लेंगे। व्हाइट कलर में लेंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे, दोनों पेपर को इसके अंदर हम डालेंगे इस तरह से। तो दोनों पेपर को डालोगे तो आपका जो किस कलर में, अब ये बैंगनी कलर का है तो उस पेपर पर कौन सा कलर आ जाएगा, बैंगनी। अरे स्वाभाविक है, जिस कलर में डालोगे, सादा कागज को लाल में डालोगे तो लाले कलर का ना होगा वो, तो बैंगनी कलर का है। तो इसको हम इसमें डालेंगे ये वाला चीज, तो किस कलर में, ये बैंगनी कलर का हो जाएगा। इस तरह से जो हमें प्राप्त होगा उसको हम कहते हैं लिटमस पत्र। क्या बोलेंगे, लिटमस पत्र, उसको हम लोग बोलेंगे। याद है, बैंगनी कलर जो अपना ये अर्क हो गया बैंगनी रंग का, इसके अंदर हम कागज का 2 3 4 5 टुकड़ा डाल देंगे नहीं। टुकड़ा डालने के बाद से अब ये जो हमें प्राप्त होगा इसका ही नाम होता है लिटमस पत्र। अब हमारे पास लिटमस पत्र आ गया। तो लिटमस पत्र का ओरिजिनल रंग क्या होता है, अपना बैंगनी। क्या होता है, बैंगनी। अब हम क्या करते हैं इसको, अब हम 2 बोतल लेते हैं। कितना बोतल, 2 बोतल लेते हैं। 2 बोतल है, एक में डाल देते हैं एसिड नहीं, और दूसरे में डाल देते हैं बेस, क्षार डाल देते हैं। अब लिटमस पत्र अपने पास है, ये एसिड हो गया, ये कौन सी हो गया, क्षार हो गया, बेसज हो गया। अब अपने पास तो लिटमस पत्र है, अपने पास तो लिटमस पत्र है ना यार। अब हम लिटमस पत्र लेते हैं। क्या लेते हैं, लिटमस पत्र। एक लिटमस पत्र को एसिड में डालेंगे और दूसरे लिटमस पत्र को बेस में डालेंगे, क्षार में। ये तो बैंगनी कलर का है। स्टार्टिंग में क्या चीज है, अब इसको हम एक एसिड में डाल रहे हैं और दूसरे को बेस में। एसिड में डालोगे ना कि लाल कलर का हो जाएगा, लिटमस पत्र किस कलर का हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे लाल लिटमस पत्र। और क्षार में डालोगे तो किस कलर का हो जाएगा, नीला कलर का हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे नीला लिटमस पत्र। एसिड में डालने से किस कलर का हो जाएगा, लाल लिटमस पत्र प्राप्त हो जाएगा। और क्षार में डालेंगे तो बेसस में डालेंगे तो नीला कलर का हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो देख रहे हैं ये है नीला लिटमस पत्र और ये है लाल लिटमस पत्र। इसको ऐसे ही बनाया गया होगा नहीं। अब इस कौन सा प्रवृत्ति का हो गया, ये एसिड प्रवृत्ति का है। अरे लाल एसिड में डालकर बनाया गया है, इसका मतलब किस नेचर का है, एसिड। हाँ, एसिड नेचर मतलब अम्लीय प्रवृत्ति का है। ये कौन सा प्रवृत्ति का है, क्षारीय प्रवृत्ति का है नहीं। इसके अंदर बेस का प्रॉपर्टीज आ गया, इसके अंदर एसिड का प्रॉपर्टीज आ गया। अब समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, अब अपने पास ये हो गया। अब कोई भाई साहब हमको देते हैं कि चलो अब हम आपको देते हैं, अब हम आपको देते हैं एसिड बेस, इस तरह से बोतल में वो देता है आपको या किसी कंटेनर में देता है। ये हो गया, ये हो गया, तो ये हो गया। उसने बताया नहीं कि किस में क्या है।
अब वो कहता है कि किसी में एसिड है, किसी में बेस है। अब आपको बताना है कौन एसिड है कौन बेस है। तो हमारे पास ये है या ये है या दोनों है, नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, एक को लेंगे, इसमें से एक एक ऐसे ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम डालेंगे, इसके अंदर डालेंगे, ये में लाल लिटमस पत्र है। अब इसके अंदर हम डालेंगे इस तरह से। तो लाल लिटमस पत्र का कलर यदि चेंज नहीं होगा तो समझ जाएंगे कि ये एसिड है, क्योंकि एसिड नेचर का है ये। इसका कलर नहीं बदल रहा तो इसका मतलब एसिड ही होगा, तो एसिड एसिड कलर नहीं बदलेगा। तो यदि हम किसी विलियन में मैं एसिड बेस इस तरह से दिया हुआ है, इसको हम डालेंगे उसके अंदर, तो इसका कलर यदि नहीं बदलेगा तो क्या कहेंगे, एसिड है। क्या चीज है, एसिड है। फिर इसके अंदर डालेंगे, इसमें कलर नहीं बदल रहा है, ये भी क्या चीज है, एसिड है। इसके अंदर डाल रहे हैं तो इसका कलर नीला हो जा रहा है, इसका मतलब ये क्षार है, बेस है। ये क्या चीज है, बेस है। तो बेस क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसका मतलब हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे बेस है, बेस है, क्षार है। क्षार मीन्स क्षारक ही हम बात कर रहे हैं, नहीं, लेकिन जनरली यदि बोलचाल के भाषा में क्षार निकल जाए तो उसको अन्यथा न लिया जाएगा, नहीं, क्योंकि जनरली हम लोग क्षार ही बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली क्षारक होता है। क्षारक और क्षार में दोनों में क्या होता है, अंतर होता है, थोड़ा सा क्या होता है, अंतर होता है, नहीं। तो जो पूर्ण रूप से OH माइनस आयन में टूट जाए, मतलब भूल जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्षार। क्या बोलेंगे, क्षार। तो देखो यहाँ पर, तो अब बताओ आप कि अभी जो इसके पहले बताए थे कि क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब तो प्रूफ कर दिया, नहीं, क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को क्या करता है। अब दूसरी बारी आती है कि नीला लिटमस पत्र चेक करते हैं, तो इसके अंदर डालेंगे, कलर चेंज नहीं होगा तो बेस है, क्योंकि किस प्रवृत्ति का है, क्षारी है, नहीं। तो इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, तो समझ जाएंगे कि क्षार है। इसके अंदर डालेंगे, चेंज नहीं होगा, समझ जाएंगे क्षार। यदि इसके अंदर डालने पे लाल हो जाए, एसिड है। एसिड क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, अम्लीय विलयन में लिटमस पत्र क्या हो जाता है, लाल, और क्षारीय में क्या हो जाता है, नीला हो जाता है, नहीं। अम्लीय में क्या हो जाता है, लाल, और क्षार में क्या होता है, नीला। अब इसके माध्यम से हम चेक कर लेंगे, क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। अब दूसरी बारी आती है आपका मेथाइल ऑरेंज और फिनोल्फिलीन, नहीं। तो मेथाइल ऑरेंज जो होता है ना, इसका अपना कलर नारंगी होता है, यदि अम्ल में डालेंगे तो लाल हो जाएगा, और यदि क्षारीय प्रवृत्ति का होगा तो येलो कलर में बदल जाएगा, पीला कलर में बदल जाएगा। उसी तरह से फिनोल्फिलीन रंगहीन होता है, तो अम्ल में डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्षार में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, गुलाबी कलर में चेंज हो जाएगा। इस तरह से हम बता देंगे कि कौन अम्ल है, कौन क्या चीज है, क्षार है, ठीक है। उसी तरह से हल्दी, हाइड्रेंजिया, क्या चीज, तो हाइड्रेंजिया एक फ्लावर होता है जो अमेरिका में, मैक्सिको वगैरह में उस साइड में ज्यादा फ्लावर का ये किया जाता है, नहीं। बहुत सुंदर, जो है कैसे अपने यहाँ गुलाब का है, गेंदा का जो फूल होता है, नहीं, उसी टाइप का गुच्छा गुच्छा टाइप का क्या होता है, ये फूल होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेंजिया। क्या बोलते हैं, हाइड्रेंजिया। तो इसका भी ये अपना ओरिजिनल रंग जो होता है इसका नीला होता है, नहीं। अच्छा, यदि अम्ल में डालेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन जैसे ही क्षार में डालेंगे गुलाबी कलर का। उसी तरह से वैनिला होता है, वैनिला भी कभी फ्लावर होता है, फूल होता है कि नहीं, और उसका जो क्या कहते हैं, जो फल होता है वो लगभग अपने यहाँ जो सेम होता है ना, सेम,
बड़ा वाला सेम नहीं होता है, बड़ा वाला सेम, तो सेम के टाइप का उसका फल होता है, बड़ी महंगा बिकता है, लगभग ये 10,000 रुपया केजी के आसपास में बिकता है वेनिला। ठीक है। उसी तरह से पेटूनिया होता है। तो वेनिला हो गया जो विशेष प्रकार का गंध होता है, इसमें नहीं, एक विशेष प्रकार का कहीं रहेगा तो खुशबू आता है, विशेष प्रकार का गंध होता है, इसलिए तो इतना कॉस्टली बिकता है। अच्छा, तो ये गंध में परिवर्तन करके हमें बताता है कौन अम्ल और क्षार है। तो यदि अम्ल के ऊपर डालोगे तो कोई परिवर्तन, मतलब गंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा गंध है वैसा ही रहेगा। लेकिन क्षार में गंध क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्षार में क्या हो जाएगा, गंध समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये सब सूचक हो गया जिसकी सहायता से हम ये बता सकते हैं कौन अम्ल है कौन क्षार है। अब बारी आती है कि दो कंटेनर लिया जाए और दोनों कंटेनर में इस चीज का प्रैक्टिकल हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको दिखाएंगे प्रूव करके कि कैसे एसिड में रंग इसका चेंज होता है, कैसे इसका बेस में चेंज होता है। नहीं, उसके पास है ये हो गया अपना फिनोल्फिलीन, क्या हो गया, फिनोल्फिलीन। तो ये कैसे जो होता है अम्ल में डालते हैं तो कोई कलर चेंज नहीं होता है, उसके अलावा क्षार में डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसी तरह से ये हो गया अपना मेथिल या मेथाइल ऑरेंज, इसका भी हम लोग अम्ल लेंगे क्षार लेंगे। अब प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि कैसे कलर इसका चेंज होता है अम्ल में और क्षार में। फिर आपको ये साल्ट भी बना करके दिखाएंगे, एक अम्ल होगा दूसरा क्षार। नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक अम्लीय माध्यम इसको क्षारीय माध्यम बना देंगे, इसको अम्लीय माध्यम, नहीं, अब दोनों को हम डालेंगे तो देखिएगा डालने के बाद से एक दूसरे के पावर को न्यूट्रल कर देगा, मतलब न तो इसका प्रॉपर्टी रहेगा उसके अंदर और न तो इसका प्रॉपर्टी रहेगा। नहीं, तीन चीजों को एक दिन मतलब नेक्स्ट डे हम लोग प्रैक्टिकली नहीं एक्सपेरिमेंट करके और उसको देखेंगे कि वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अपने पास दो एसिड है, दो कौन सी है, एसिड है। मान लो हमने दे दिया एक HCl ले लिया और दूसरा ले लिया हमने HNO3, क्या ले लिया, HNO3। अभी दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग है, दोनों तो एसिड है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, कैसे पता चले, लिटमस पत्र से पता चलेगा, लिटमस पत्र से कलर न बदलेगा, बोलो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये कैसे पता चलेगा। तो जितना भी हम लोग अभी ये सब चीज देखे, ये चीज जितना भी आप देखे, ये सिर्फ रंग में परिवर्तन करके और गंध में परिवर्तन करके एसिड बेस को बताता है, उसकी पावर को नहीं बताता है वो, ये कौन कितना स्ट्रॉन्ग है। बात समझ रहे क्या करें हम, ये तो हमें पता चलेगा कौन एसिड है कौन बेस है, ये लिटमस पत्र द्वारा पता चल जाएगा। लेकिन कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, दोनों एसिड हो सब एसिड हो, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसको कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए अब हमें एक सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो एक स्केल का निर्माण करते हैं जिसे हम बोलते हैं पीएच स्केल, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल की सहायता से हम अम्ल और क्षार, मतलब कौन सा अम्ल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, कौन सा क्षार ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, हम पीएच स्केल की सहायता से क्या करेंगे बताएंगे, हम देखेंगे चेक कर लेते हैं। तो अब पीएच स्केल भी दो टाइप का, एक होता है मीटर, पीएच मीटर, एक होता है पीएच पेपर। तो पीएच मीटर कैसे बुखार वगैरह लगता है तो थर्मामीटर होता है ना, तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक मीटर आजकल चला हुआ है, तो बताएगा कि 97 98 ऐसे ऐसे इसमें उठते जाता है, इसे आता है रीडिंग आता है, क्या आता है रीडिंग, एक उस टाइप का होता है। अम्ल में डालोगे तो रीडिंग बताएगा, है कि नहीं, जो कौन स्ट्रॉन्ग है रीडिंग के हिसाब से पता कर लेते हैं कौन स्ट्रॉन्ग है कौन क्या चीज है वीक है। एक आता है पीएच पेपर, क्या आता है, एक आता है पीएच पेपर आता है, एक आता है पीएच पेपर आता है आपका, इस टाइप का, इस टाइप का आता है पीएच पेपर। नहीं, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये एक ये पेपर है, ये पेपर जो है एक खास तरह का पेपर है, खास तरह का पेपर है। ये जो देख रहे हैं ना ये कलर है। अब इस पेपर पर आप भिन्न भिन्न एसिड, मतलब भिन्न भिन्न पावर का शक्ति का एसिड डालोगे तो उसका कलर भिन्न भिन्न हो जाएगा। आइए यहाँ पर जो कलर दिया इस कलर से हम लोग मैच करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कौन स्ट्रॉन्ग है कौन कौन चीज है वीक है, ठीक है, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन क्या चीज है वीक है। तो कलर से
अब जिस कलर में बदलेगा उस कलर से हम मैच कर लेंगे। अब मैच करने के बाद से हमें पता चल जाए कौन वीक है, कौन क्या चीज है, स्ट्रॉन्ग। ये है अपना पीएच पेपर, पीएच पेपर। तो नेक्स्ट डे जब हम लोग प्रैक्टिकली चीज को देखेंगे नहीं, तो एक स्पेशल क्लास हम लोग का चलेगा पीएच पेपर पर, नहीं तो वहां पर इन चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे भी। तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग अब पढ़ेंगे कि अम्ल क्षार रिएक्ट कैसे करता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या चीज है और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या चीज है। ठीक है, तो चलिए यहीं पर हम लोग क्लास को खत्म करते हैं।